Okay, class, good morning. Today we'll be continuing with the notes of living world and we'll be compiling that. चलिए जी, टेक्सोनॉमिक हायरार्की लिखने को बोला था मैंने आपसे इन दी असेंडिंग ऑर्डर. इज इट डन? अब जहां हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्की लिखी है अपनी कॉपी में, उसी को हम इंडिकेट करके कुछ वर्ड्स लिखने वाले हैं. जैसे कि लिखिएगा, स्पीशीज के आगे इंडिकेट कर दीजिए और लिखिए ग्रुप ऑफ. क्या थी स्पीशी की डेफिनेशन, कोई बताएगा? group of organisms that can interbreed among themselves, that can interbreed among themselves. लिख लिया? क्यों हायरार्की नहीं लिखा था आपने? ठीक है. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, स्पीशीज के आगे लिखा है आपने. अब आप जीनस के सामने लिख दीजिए ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड स्पीशी. इसी वाले डायग्राम में लिखेंगे तो लर्न करना आसान रहेगा, इसीलिए मैं इसी में लिखवा रही हूं. ठीक है. फैमिली में लिखेंगे ग्रुप ऑफ क्या लिखा जाएगा फैमिली में? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या रिलेटेड जेनेरा. ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या रिलेटेड जेनेरा. ऑर्डर में लिखेंगे ऑर्डर पे आ गए, फैमिली पे आ गए. ऑर्डर में क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली. फिर आ गए क्लास पे. क्लास में लिखेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर. डिवीजन इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास एंड किंगडम इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम या डिवीजन. फाइलम को ऑब्लिक करके डिवीजन भी लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखा हुआ तो. लिख लिया बेटा? इसके नीचे आप स्टार साइन बना के लिखेंगे पहला पॉइंट. लोअर द कैटेगरी लिख लो. लोअर द कैटेगरी कॉमा मोर रिलेटेड will be the characters. More related will be the characters. Second point लिखेंगे higher the category, comma greater is the difficulty in determining the relationship. Greater is the difficulty in determining the relationship. To others at the same level. अब एक हेडिंग डाल दीजिए
या हेडिंग भी नहीं डालिए, स्टार साइन ही बना दीजिए, स्टार साइन बना के 2 लाइन और लिखिएगा। ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन represents a taxonomic category or rank, represent a taxonomic category or rank, a taxonomic category or rank. नेक्स्ट स्टार साइन बना के लिखिएगा। rank commonly termed as taxon, rank commonly termed as taxon represents group of organisms belonging to a category, comma, it is the unit of classification, क्लैरिटी मिल गई? जो कंफ्यूजन आ रही थी उसमें मिल गई क्लैरिटी? ठीक, देखिएगा हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कैटेगरी जितनी ज्यादा लोअर होगी उतना ज्यादा रिलेशनशिप क्लोज होगा, राइट? कैटेगरी जितनी ज्यादा हमारी कहां होगी, हाइयर होगी, उतना ज्यादा रिलेशनशिप कम होगा। तीसरी लाइन हमने क्या लिखी है? तीसरी लाइन हमने लिखी है ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन इज द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक, उसके बाद हमने क्या लिखा है? रैंक कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सॉन इंडिकेट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ गए? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रैंक और टेक्सॉन, और हमारे पास में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? हर लेवल है। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? श्योर? अब क्लैरिटी है? ठीक, चलिए जी। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ, पहले हेडिंग डालो सिस्टमैटिक्स, फिर उसके बाद लिखवा देंगे एंड। लिखिएगा सिस्टमैटिक्स, लैटिन सिस्टमा एज इट इज लिख लीजिए। लैटिन सिस्टमा इक्वल्स टू सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, deals with evolutionary relationships between organisms. डन बेटा? सिस्टम नेचर इज द बुक बाय कैरोलस लिनियस। एक सेकेंड, यहां से नहीं लिखिएगा इसे। सिस्टमा नेचर लिनियस तो आपको पता ही है ना। सिस्टमा नेचुरे इज द बुक बाय कैरोलस लिनियस, नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए सिस्टमा नेचुरे
is a book by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus, C-A-R-O-L-U-S, C-A-R-O-L-U-S, L-I-N-N-A-E-U-S, Carolus Linnaeus, L-I-N-N-A-E-U-S, including systematics, कॉमा पूछा जाता है इनकी बुक का नाम, ठीक है, सिस्टमैटिक कॉमा आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक कॉमा आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. अब हमें वो वाली टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिखनी है जो कि हमने रीड की थी. तो एक काम करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू एनिमेलिया किंगडम, फिर हम लिख लेते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट किंगडम. जितनी हमारी एनसीईआरटी में बस उनको इंक्लूड करेंगे. तो हेडिंग डाल लो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन Animalia Kingdom. In Animalia Kingdom. With example. तो देखो पैंथेरा टिग्रिस, फिर फेलिडे जब आएगी तो उसमें हम क्या लिखेंगे, पैंथेरा प्लस फेलिस कौन थी, कैट. तो मैं इसी के ही साइड वाइज आपको लिखाते हुए चल रही हूँ. दिस इज फॉर द लर्निंग पर्पस, राइट. तो ऑब्वियसली कि हम एज इट इज नहीं देख के हम उसको रिलेशन भी बनाते हुए चलेंगे कि हमने इसमें फेलिस ऐड किया है, कार्निवोरा, जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है. तो सबसे पहले पैंथेरा टिग्रिस था, उसके अलावा स्पीशीज में हो सकता है कौन कौन सा, अदर स्पीशीज. अब आप इसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं जैसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें. पैंथेरा, लियो और पैंथेरा पार्डस. ब्रैकेट में लिखेंगे लियो कौन था, पार्डस कौन था, ठीक है. तो ये लिखेंगे आप स्पीशीज के लेवल पे, मतलब कि आपकी कॉपी में स्पीशीज के सामने आना चाहिए, ठीक. इसे हाईलाइट कर दीजिएगा. फिर जब जीनस की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इसमें यहां पर फैमिली में जीनस पैंथेरा प्लस जीनस फेलिस. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कैट्स. तो बन गया फैमिली फेलिडे. फिर जब कार्निवोरा पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, फैमिली फेलिडे, और कौन सी थी बेटा, कैनिडे. बन गया ऑर्डर कार्निवोरा, राइट. फिर जब मेमिलिया पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर कार्निवोरा प्लस किसको ऐड करूं बेटा, हाँ जी, प्राइमेटा. वेरी गुड. प्राइमेटा का एग्जाम्पल बताएगा कार्तिक, हाँ जी. प्राइमेटा में गोरिल्ला, गिबन और मंकी और हम, ठीक है. तो बहुत सारे ऑर्डर ऐड कर सकते हैं, फिर वो ऑर्डर अलग जाएंगे, राइट. तो अभी फिलहाल हम जब बात करें किसकी, प्राइमेटा की, तो कौन कौन इंक्लूड करेंगे, गोरिल्ला, गिबन और मंकी, और हम भी ऑब्वियसली, ठीक. फिर फाइलम कॉर्डेटा पे जाएंगे तो क्लास कौन कौन सी लिखेंगे इसके सामने बेटा, बताइएगा, याद आ रही है, भूल गए, मैम संडे पड़ गया था बीच में. मुझे माइनर से बता देते हैं, पाइसेस प्लस एम्फीबिया प्लस रेप्टाइल्स
वेरी गुड, मैमल, और फिर आता है एव्स। ठीक है, किंगडम की तो बात कर ही रहे हैं, एनिमलिया। तो आई वांट कि आप इस वाले टेबल को इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में लिखें जिससे कि आपको सारे नाम याद रह जाए। ठीक, लिख लीजिए, क्योंकि अगर मैं वैसे ही लिखा दूंगी तो फिर पकड़ नहीं पाओगे, फिर मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है। समझ में आया क्या क्या माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें मिलती हैं हमें एनसीईआरटी में, और हमें कॉन्सेप्ट्स को और क्लैरिटी मिलती है। बस इसी तरीके से पढ़ना, इसी तरीके से वील बी मोर नियर टू 360, राइट। एंड आई बी प्रोवाइडिंग विद DPP2। और आगे से जो मेरे एनसीईआरटी वो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना एंड में, वो आगे से आप मुझे सॉल्व करके दिया करेंगे। अब मैंने आपको एक चैप्टर में सॉल्व करना सिखा दिया, आगे से आप सॉल्यूशन करोगे, देन मैं आंसर डिस्कस करूंगी, आपको पता चल जाएगा चैप्टर के साथ में कितने मार्क्स स्कोर किए, राइट। काटूत समझ में आया बेटा? अपने नोट्स और मेरे नोट्स में डिफरेंस लगा? फायदा है नोट्स का? नहीं लगा तो अभी भी बता सकता है। आई वर्क अकॉर्डिंग टू यू, वाई? बिकॉज यू आर सपोज टू गेट 360। तुम्हें 360 स्कोर करने के लिए तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, उससे बेहतर मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिखना था, ये ऐसे ही लिखना था। हाँ ऐसे ही लिखना था, वरना ऐसे याद नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसे लिख रही है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके सामने सामने लिखना। ये देखना है, ये सामने आ जाना चाहिए बिल्कुल। और साथ में एरो तो लगा ही सकते हो, स्पीशीज टू एनिमेलिया, एनिमेलिया टू स्पीशीज, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। जितना ये सामने लिखे होंगे उतने ये जल्दी लर्न होंगे, जितने ये अलग लिखे होंगे उतने ये मुश्किल लर्न होंगे। डन। आप तनिषा है ना? व्हाट्स योर गुड नेम? सुहाना। ओके सुहाना, you are coming regularly since 2 days, right? डन बेटा, समझ में आया? कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, बताइए। चलें आगे। अब लिखिए टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन प्लांट किंगडम
टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा तो सेम ही प्लांटिंग किंगडम और एनिमेलिया किंगडम में, बस ये वाली बात है कि एक मैंने एग्जाम्पल एनिमेलिया का बनवाया, एक मैं प्लांटे का बनवा दूंगी, ठीक है ना। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन प्लांटिंग किंगडम विद एग्जाम्पल। अब इसके अंदर आप कैसे लिखेंगे, किंगडम, फालम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यही हेडिंग डालोगे दोबारा से, भाई यही डलेगी, और कोई तरीका नहीं है जी। प्लांटेकी, PLANTAE, PLANTAE, प्लांटे किंगडम। तो फिर से हम यही लिखेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, क्योंकि इससे ही लर्न करना आसान है। और फिर प्लांटे किंगडम में क्या क्या लिखेंगे, स्पीशीज में आप लिखोगे सोलानम, अब क्योंकि हमें इसमें पूरा लिखना पड़ता है, क्या था बताइए, ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम कौन था, टमाटो। इससे पहले वाले को इरेज कर देती हूँ कि इजी हो जाए हमारे लिए। चलो यहां बना लेते हैं इसको, तो इट विल इंक्लूड किंगडम, प्लांटे, अच्छा डिवीजन लिखूंगे, फाइलम लिखूं, डिवीजन, डिवीजन, प्लांटे में डिवीजन, एनिमेलिया में फाइलम, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्लास, ऑर्डर, मुझे एरो ऐसे लगाना था कि वैसे लगाना था असेंडिंग के लिए, है ना, ये कैसा बन गया है, डिसेंडिंग बन गया। तो आपके बुक में क्योंकि असेंडिंग ही है, तो इसलिए आप इतना कीजिएगा कि आप असेंडिंग ही बनाइएगा। एक सेकेंड, वैसे तो पता तो आपको दोनों चाहिए, लेकिन ठीक है आप ऐसे ही बना लीजिएगा। तो इट विल गो लाइक जीनस एंड देन स्पीशीज, ठीक, आप भी लिख सकते हैं चाहे तो साथ में ही। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूंगी, अब देखना ध्यान से, कितना बना लिया, चाहे तो आप डिफरेंट कलर के पेन से भी लिख सकते हैं सामने सामने, जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो स्पीशीज में जाएगा सोलानम, ट्यूबरोसम, कौन है बेटा ये, ब्रैकेट में लिखते चलेंगे जैसे वहां लिखा था, कौन है ये, पटाटो। सोलानम, लाइकोपर्सिकम, कौन था, टमाटो। ये वही वाले लिख रहे हैं जो एनसीईआरटी वाले हैं, और कोई नहीं लिख रहे एक्स्ट्रा, इनसे ही क्वेश्चन आने वाला है, एक्स्ट्रा लिखेंगे उनसे क्वेश्चन आने वाला, जान और खा लेंगे वो फालतू में शब्द। तो इसलिए हमें ऐसे कोई शब्द नहीं लिखने जो मेजरली, देखो कंसेप्चुअल्स कितनी मर्जी पढ़ेंगे, लेकिन लर्निंग उनकी करेंगे जहां लर्निंग का कंसेप्ट आएगा जो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होगा क्या, मैंने 20 शब्द लर्न कर लिए, क्वेश्चन 5 में से आना है, तो कौन से लर्न करके जाऊं, 20 के 5 क्यों करने हैं ना, एक्स्ट्रा लर्न करेंगे वो जैसे जैसे मिलेंगे। कॉन्सेप्ट सारे बना लूंगी, कॉन्सेप्ट में मिसिंग नहीं छोड़ूंगी, ताकि जब भी मेरे सामने कुछ भी आए मैं 2 मिनट में उसे इंटरप्रेट करके लर्न कर सकूं। कॉन्सेप्चुअल्स मिस नहीं करेंगे, वर्ड्स एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, ओके। फिर सोलानम, लाइकोपर्सिकम के अलावा आएगा एक सोलानम निगरम, ये भी था ना एनसीईआरटी में वर्ड, कौन है ये, वेरी गुड, ठीक, ये थी हमारी सारी की सारी स्पीशीज। अभी इसी के सामने लिखना, ये बेसिकली ना ऐसे जा रही है, स्पीशीज हो गई ना हमारी, ये निगरम, ट्यूबरोसम, लाइकोपर्सिकम, जीनस कौन, जीनस कौन, सोलानम। अब फैमिली में क्या क्या जीनस ऐड कर दूं, सोलानम और बताएं, बोले बोले, अभी नहीं पहुंचे पॉलीमोनियंस, कार्तिक बताएगा, कार्तिक बताओ क्या ऐड कर दूं, कार्तिक ने मुझसे अहेड नोट्स बनाए हैं तो कार्तिक बताएगा, इसीलिए कहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, बस मेरी सुन लो, और कोई रीजन नहीं है। धतूरा, वेरी गुड, और वेरी गुड, मजा आ गया, धतूरा और पेट्यूनिया, ये तीनों हमारे जीनस हैं, इनको ऐड कर दिया तो फैमिली बन गई, फैमिली का नाम सोलेनेसी, ठीक है। एसी, एसी आ गया तो फैमिली आ गई। चलो जी, अब ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर का नाम पॉलीमोनियल्स, याद किया था ना पॉलीमोनियल्स, राइट।
पॉलीमोनियल से कौन आएगा? पॉलीमोनियल्स में आएगी सोलेनेसी और कॉन्वल्व्यूलेसी। सोलेनेसी एंड कॉन्वल्व्यूलेसी। किसके नीचे? सोलाना, सोलेनेसी, SOLANACEACE, ओके। फिर कॉन्वल्व्यूलेसी है, दैट इज कॉन्वॉल्व्यूलेसी, इट्स कॉन्वॉल्व्यूलेसी, ओके। ये बस यहीं तक है, इसके बाद हम क्लास पे जाएंगे, ऑर्डर पे जाएंगे, क्लास पे जाएंगे। यहां हमने क्लास नहीं पढ़ा था, डिवीजन नहीं पढ़ा था, फाइलम नहीं पढ़ा था, बस यहीं तक पढ़ा था, ठीक है। तो अभी इसके एग्जाम लर्निंग हुई, यस और नो? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बायो में पढ़ने के 3 चीजें हैं, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग। तीनों चीजें क्लास में होनी चाहिए। घर पे होता है रिविजन। अगर सिर्फ रीडिंग अंडरस्टैंडिंग करके चले गए क्लास से, लर्निंग घर पर की, तो आज नहीं तो कल भूलोगे। जब तक क्लास में लर्निंग हो रही है तब तक तुम बायो के साथ हो, बायो तुम्हारे साथ है। जैसे ही क्लास में लर्निंग छूटी, प्रॉब्लम बढ़ेगी। डन? लिख लिया इतना सबने? चलिए जी, अब इसके बाद हमारा एक टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी और फिर चैप्टर का एंड। ऑर्गेनिजम्स विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब ये आप चाहो घर पे बना लो, या आप चाहे यहां बना लो, या आप ये भी कह सकते हो कि मैम ये तो एनसीईआरटी में लिखा है, ये क्यों उतारे? नहीं, बिल्कुल कह सकते हो, ये एक्सेप्टेबल है। तो इसका आंसर ये है बेटा कि आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी एज इट इज आप जेरोक्स करा के स्टिक कर सकते हो। और लिखने का कॉन्सेप्ट इसलिए अर्जेंट बता रही हूं, लर्न करके लिखो। लर्निंग भी होगी, राइटिंग भी होगी। लर्निंग हम कर चुके थे, जरा पूछूं रेंडमली कुछ बताना। ऑर्डर कौन था मस्का डोमेस्टिका का? मस्का डोमेस्टिका का रेप्टिलिया, डायपटेरा। वेरी गुड। क्लास क्या थी किसकी? मस्का डोमेस्टिका की। क्लास क्या है? इंसेक्टा, ठीक। डिवीजन आर्थ्रोपोडा। ह्यूमन बीइंग में सिर्फ एक था जो हम नहीं जानते, कौन था वो? क्या नाम था? होमोनिडे, ठीक है, होमोनिडे। तो तुम्हें ऑलमोस्ट याद है क्योंकि अभी हमने कल ही लर्न किया था। बस एज इट इज इसको रिवीजन करके लिखना है ताकि और स्ट्रांग हो जाए। तो लिखने का बेनिफिट ये कि अब हम इसको तो देखो लर्निंग करके लिख रहे हैं, दैट्स इट। यहां पर इस वाले टेबल के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। अगर फिर भी आपको लगे कि मैम एनसीईआरटी में कुछ ऐसा है क्योंकि इनकम्प्लीट रह गया, या फिर कुछ ऐसा जिसमें हमें मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया था, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप 100% पूछ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर आज खत्म है। और अब क्योंकि मेरे पास में अभी टेस्ट की डेट रिसीव नहीं हुई है, तो एक सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा किसी भी दिन। जिस दिन मुझे वो टेस्ट वहां से रिसीव हो गया, मैंने एक टेस्ट बनने के लिए कह रखा है, और वो सरप्राइज टेस्ट की रिपोर्ट में एज इट इज आर्यन भैया को भेज दूंगी। भेज दो? यस और नो? आ जाएगा बढ़िया स्कोर? श्योर? प्रॉमिस कर दूं कि जी मेरे बच्चे टेस्ट देंगे, और वो पहले ही टेस्ट में अगर मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं तो 15 में से 15 ला देंगे। ला देंगे? कार्तिक ला दोगे? तनिष ला दोगे? नहीं ला पाओगे? क्यों? मैम लेट क्लास ज्वाइन की है, कोई बात नहीं, रिवीजन तो है। मैं तो हूँ लंच टाइम में यही होती हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर में अगर आवाज नहीं भी गई तो मैं तो यही हूँ ना, रोज लंच टाइम में आ जाती हूँ। मैं तुम्हारे लंच टाइम से 15 मिनट पहले आ जाऊंगी, आराम से पूछ लो। सरप्राइज टेस्ट इन दी कमिंग वीक, सैटरडे से पहले या सैटरडे के बाद? पहले ना, क्योंकि फिर सेल पे भी तो कंटिन्यू करना है। तो सैटरडे के इर्द गिर्द कभी भी बी रेडी, क्रिस्टल क्लियर विद योर नोट्स, ओके। तो आज से स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। जी जी, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड डाउट्स ले लेते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें डीपीपी 2 भी दे दूं, एंड देन डाउट्स ले लेते हैं, उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो नहीं हुए। अच्छा ठीक है, अच्छा मतलब गलत हो गए, बाकी सब सही गए? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। लो
आपको डीपीपी 1 नहीं मिली थी? अच्छा ठीक है, आप एक बार मनोज सर को कह दीजिएगा कि डीपीपी 1 हमारी रह गई थी, वो आपको पकड़ा। कि डीपीपी 2 तो मेरे पास एक बची है, आप इसे रख लीजिए, कल वो आएगी ना, क्या नाम है, आहाना, आहाना को दे देना, आहाना को दे देना ये। और शीन तो हाँ बताइए क्या क्या कंफ्यूजन आ रही है डीपीपी में? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट, हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। एक बारी जो जिस जिसका डाउट आएगा उसको हम क्लियर कर लेंगे। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन से लेवल पर शुरू होती है? हमारे पास ऑप्शन में है, नंबर 1 ऑप्शन है, पहले देखो ये देखा करो कौन सा ऑप्शन गलत है, पहले क्रॉस लगाया करो, जिसमें डाउट होता है वहां डॉट लगाया करो कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, सिर्फ बेस्ट आंसर सेलेक्ट किया करो। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है सेलुलर लेवल, तो सेलुलर लेवल पे स्टार्ट होता है क्या? डाउटफुल लग रहा है, हो सकता है, डॉट लगा के छोड़ दो। ऑर्गेनिज्म लेवल, वो तो हाईएस्ट है, उससे नहीं हो रहा, क्रॉस है। एटॉमिक लेवल यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस पे भी डाउट लग रहा है। सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, तो अब याद करो हमने जब बात की थी तो हमने ये बोला था कि जो एटम का लेवल है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो नहीं बनाने वाला, फिर हमने बोला था एमिनो एसिड्स वगैरह बनेंगे, फिर कहीं लाइफ को डायरेक्शन दिखेगी। और फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ क्या कही थी जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस में पढ़ा था? फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड। अब बता दो इसका आंसर क्या है? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। दैट मींस ये एटॉमिक लेवल से ऊपर होती है, मॉलिक्यूल वर्ड आ गया ना, एटम को मिलके मॉलिक्यूल बनेगा एंड दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। एटम बना नहीं था ना, एटम तो एग्जिस्ट कर रहा था, एटम में लाइफ थी नहीं। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब आई? जब न्यूक्लिक एसिड जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग और इंटरएक्टिव था। समझ गए ना, यही था ना साइन ऑफ लाइफ, यही पढ़ा था ना। सारे आंसर नोट्स में होंगे। मैं इतना कह सकती हूं कि 100 में से 98, दैट मींस 100 में से 98 आंसर एज इट इज मिलेंगे। दो हाँ तुम्हारी समझ पे जरूर डिफरेंशिएट करेंगे, वही एक 360 और 360 और 360 में से 350 वाले को डिफरेंशिएट करेगा। बाकी सारे आंसर तुम्हें नोट्स में मिलेंगे। ये बात कंफर्म है कि अगर मैं यहां पर खड़ी हूं तो मेरे दिमाग में है कि 360 में से कम 340 350 हर बच्चा स्कोर करेगा। फिर 350 में से अपने आप को 360 तक कौन खींच के लेके जाता है, ये तुम्हारा कैलिपर है, मेरी सपोर्ट है। दैट्स इट। समझ गए ना, समझ गए ना, गुड। चलिए जी और बताएं, और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? मैं बता रही हूँ, लाइन वाइज ले रही हूँ, सबके डाउट्स ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, a living organism can be exceptionally differentiated from non-living organism on the basis of its ability for, ये हमने उस दिन भी समझाया था, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो नहीं है, क्यों नहीं है? कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ग्रोथ एंड मूवमेंट है, ग्रोथ एंड मूवमेंट है, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम बाहर भी देखते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच और इंटरएक्शन विद एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, ये दोनों ही आंसर लग रहे हैं। इनमें से ज्यादा सही कौन सा लग रहा है? ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन ले रहा है? मिल गया आंसर। मैंने हमेशा ये बोला एमसीक्यू दो टाइप के हैं, एक सीधा आंसर देंगे, एक कंफ्यूज करेंगे ज्यादा सही कौन सा है, ज्यादा सही वाला उठाना पड़ेगा उसमें जी। Organisms that can respond to stimuli are eukaryotes, prokaryotes, both prokaryote and eukaryotes, those with a well-developed nervous system. क्या आंसर है इसका? Both prokaryote and eukaryote. क्यों? क्यों? अब देखो जी, इसमें किस किस में कंफ्यूजन हो रहा है बताओ। यूकैरियोट्स ओनली तो नहीं होंगे क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स भी। डी पार्ट है दोज विद अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। खाली नर्वस सिस्टम ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर देगा? नहीं करेगा। तो पूरा ऑर्गेनिज्म कहां मिलेगा? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। मोर करेक्ट आंसर। प्रोकैरियोट में सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, हेंस अ यूनिसेलुलर कैन बी इक्वेटेड विद अ मल्टीसेलुलर। यही आएगा नेक्स्ट चैप्टर की पहली लाइन। ठीक है, समझ गए आंसर्स? मिल रहे हैं अब आंसर्स? अब आगे से डीपीपी की कोई भी समस्या अगर हमें हुआ करेगी तो हम लंच टाइम के थ्रू ना, जब मैं होती हूँ यहाँ तब पूछ लिया करना, क्योंकि मैं चाहूंगी कि क्लास टाइम तो हम अपने सिलेबस को ही लें। ओके जी। ठीक है जी, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 सेज प्लेनेरिया, फंगस, ईस्ट, हाइड्रा, एमेबा। ओके, तो इसमें आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? चलो पहले से मैच कर लेते हैं। प्लेनेरिया किससे मैच करूं? प्लेनेरिया विद
ट्रू रीजनरेशन। A4 सिर्फ हमें बी पार्ट में दिख रहा है, तो बस फिर मोस्ट करेक्ट आंसर अगेन मोस्ट करेक्ट आंसर। जहां आपको ऐसे कंफ्यूजन मिलेंगे वहां आपको सीधा ये दिमाग लगाना है ज्यादा करेक्ट किया जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे 101%। समझ गए? चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। इंट्रो ले लेते हैं, है हमारे पास अभी 5 मिनट। Chapter number 8 from NCERT, Cell the Unit of Life, will be the next chapter of the syllabus. Shall we begin? Shall we begin? अब इसमें कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसका जब होगा तो मुझे ये मत कहना कि मैम 15 में से 15 नहीं ला पाऊंगा। ठीक है, चलो जी। आप लोगों ने पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, एक क्विक ब्रीफ रिकैप के साथ हमने पढ़ा द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा व्हाट डिफरेंशिएट्स लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग। इट वुड बी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन बीइंग द यूनिक प्रॉपर्टी and the defining property being metabolism and the second property cellular organization, जिसमें हम पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं अब इस वाली प्रॉपर्टी को within this chapter. Third being the consciousness, and human beings are the only organisms with self consciousness. फिर हमने बात की थी कि हमारा ये जो इतना बड़ा लिविंग पैराडाइज है which is having 1.7 to 1.8 million species, it can be classified depending upon taxonomy, which is including identification, characterization, nomenclature and क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑप्ट की थी जो कि कैरलस लिनियस ने बताई थी। आइडेंटिफिकेशन में कैरेक्टर्स देखा था, और क्लासिफिकेशन में हमने डिवाइड किया था टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में, जिससे कि हमारी हर एक यूनिट में हमें मिला था रैंक और टेक्सॉन बीइंग द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रैंक और टेक्सॉन बीइंग द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट कहानी कही थी दैट वुड बी डिपेंडिंग अपॉन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू एनिमेलिया किंगडम एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू प्लांटे किंगडम। एनिमेलिया किंगडम में फेलिडे बोलूं तो कौन है? फैमिली है, अच्छा ठीक है। और कार्निवोरा बोलूं तो ऑर्डर है। कार्निवोरा ऑर्डर में कौन कौन इंक्लूड हो गया था? क्या बात, बहुत अच्छा पढ़ते हो तुम लोग। मैम का पता नहीं कैसे पढ़ाती हैं, तुम बढ़िया पढ़ते हो। चलो जी, आज का टारगेट है हमारा सेल पढ़ना, राइट। सेल वील बिगिन अप विद द इंट्रोडक्शन टू सेल। जानते तो सभी हैं, लेकिन मानते कितने हैं ये पता चलेगा इस पहली स्लाइड से। इससे पहले कि मैं सेल के बारे में कुछ और डिटेल बोलूं, दो शब्द हैं बड़े कंफ्यूज करते हैं। एक कहता है साइटोलॉजी, एक कहता है सेल बायोलॉजी। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन 100% तुम्हें किताब तो मिलेगी ही मिलेगी। तो किताब में तुम कहीं ना कहीं पढ़ोगे ये शब्द साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। क्या डिफरेंस है? सेल के बारे में पढ़ूंगी तो साइटोलॉजी है, सेल के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ूंगी तो सेल बायोलॉजी है। दैट मीन्स सेल भी पढ़ूंगी और साथ में उसका मेटाबॉलिज्म भी पढ़ूंगी, यानी कौन सा पार्ट, कौन सा काम, कैसा दिखना, उसकी पूरी की पूरी कहानी इज सेल बायोलॉजी। और केवल अगर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूं या फिर मैं आपको सिंपली बताऊं कि व्हाट इज अ सेल विदाउट डिफाइनिंग इट्स इंटरकनेक्टिंग फंक्शंस, तो दैट वुड बी साइटोलॉजी। ओके, तो ये वर्ड्स अगर आपके पास में आपको क्लियर होने चाहिए। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल विद मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट इज नोन एज सेल बायोलॉजी। तो हम बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी की, क्योंकि हम सेल भी पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, टर्म साइटोलॉजी हर्टविग सर ने दी थी। अब कुछ ऐसे ही दिखते हैं सेल, बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं, और हम क्या बोलते हैं? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अरे क्यों भाई, सब सेल से मिलके बने हैं। अच्छा, सेल को बेसिक यूनिट इसलिए बोलते हैं, थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन आसान करूंगी। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि ये स्ट्रक्चरल भी है और ये फंक्शनल भी है, इसलिए हम इसको बेसिक बोलते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर तो मिल गया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, why it is structural unit of life and why it is functional।
यानी अब मुझे इन 2 पार्ट्स में आंसर चाहिए. Why cell is called as structural unit of life? सही बात है मैम, हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? सेल है, बिकॉज वी आर एंटायरली मेड अप ऑफ सेल. इस आंसर को और रिफाइन करेंगे. अगर हम सेल से मिलकर बने हैं, दैट मीन्स सेल इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली. सेल इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली. अब क्योंकि एक सेल भी अकेला रह सकता है, हेंस इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट. समझ में आई बात? व्हाई सेल द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? एग्जैक्टली. सेल कैन परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस ऑफ लाइफ. जैसे कि अभी अभी हमने बात की थी डीपीपी सॉल्व करते करते. सेल कैन शो न्यूट्रिशन, सेल कैन शो रेस्पिरेशन, सेल कैन शो ट्रांसपोर्टेशन, सेल कैन शो एक्सक्रीशन. हेंस इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. समझ गए? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का वो सॉर्ट हो जाता है. हमारा पहला इंट्रोडक्शन सॉल्व हो जाता है हमारे सेल के साथ. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ because cell is the structural and functional unit of life. Cell is the structural unit because it can show independent existence. Cell is the functional unit because all the function that can be performed by us can even be performed by a cell. Hence cell के बगैर कुछ नहीं है. तो we'll continue in detail the cell in the subsequent classes. Okay? Thank you.